Jai Hind, all my dear students. Today I will discuss Sheet 3 of your course. Sheet 3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे. Before that we completed Sheet 1 as well as Sheet 2. I hope you all completed very well. If having any problem, having any doubt, then you call or comment on WhatsApp. Then I will reply your doubt and problems. तो जहाँ तक है अभी तक जो स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं किए हैं, आपको बता दूं कि एक इंग्लिश का सबसे बेस्ट जो है आपके टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपके इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है और जो है आप खुद को जज कर रहे हैं कि आपकी तैयारी कितनी है. और अभी जो है ये 50+ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं. आज तीसरे क्लास है और आप इसको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए ताकि 100+ स्टूडेंट्स जल्द से जल्द इसमें ज्वाइन कर ले जो बच्चे हैं. ठीक है. और जैसे ही 100+ स्टूडेंट्स यदि आ जाते हैं तो हम लोग लाइव क्लासेज यानी लाइव डिस्कशंस करेंगे और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आप लोग थोड़ा सा मतलब जो प्यार मिला और विश्वास मिला है तो आप मेहनत कीजिए ताकि इंग्लिश इंप्रूव हो और थोड़ा शेयर कीजिए ताकि हम लोग भी लाइव क्लासेज जाकर अपने डाउट और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं Sheet 3. आज Sheet 3 स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है पैसेज. देखिएगा पैसेज को रीड करते हैं और देखिए कहता है कि द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ऑफ माउंटेन टॉप रिमूवल MTR माउंटेन टॉप रिमूवल जो है कहता है कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस यानी कि विनाशकारी योजना जो है किसका MTR जो माइनिंग है हैज कॉज्ड परमानेंट डैमेज टू अपालाचिया एक तरह से रीजन है जो रीजन कहाँ का जिसमें नेचुरल आपके सौंदर्य मिलता है जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र. तो अपालाचिया का जो आपके सौंदर्य उसके दृश्य उसके पहाड़ जो है MTR उसके कॉज यानी उसके जो प्रोसेस हुए विनाशकारी योजना साबित हुआ. ठीक है. इसके बाद कहता है नेक्स्ट कि although the law requires that mining company restore the mountain tops after the mining has been completed. कहता है कि यद्यपि the law requires मतलब कानून की जरूरत है जब माइनिंग यानी कि माइनिंग कंपनी जब माइनिंग कंपनी जो आप देखते हैं जैसे कोयला वगैरह या जो भी तो माइनिंग कंपनी जो है उस कह रहा है कि यद्यपि क्या आवश्यकता है तो एक कानून की आवश्यकता है जिससे कि माइनिंग कंपनी अपने वर्क वहाँ पे कहीं पे माउंटेन या कहीं पे कंप्लीट करने के बाद उस जगह को काटने के बाद उसे क्या करे उसकी भरपाई कर सके. यानी कहता है कि आपका although the law requires that mining company restore the mountain top after the mining has been complete मतलब रीस्टोर करने की बात कर रही है. ठीक है. The 1.5 million acres of mountains that have already been removed cannot be regrown, rebuilt or replaced. कहता है कि 1.5 मिलियन जो एकर्स माउंटेन्स है ऑलरेडी पहले से ही क्या कर लिया गया है हैव बी रिमूव्ड कैन नॉट बी मतलब वहां से वो क्या विनाश कर दिए गए हैं काट दिए गए हैं वहां से मतलब कि जो है माइनिंग कंपनी है उसको क्या कहीं गड्ढा तरह मतलब बुरी तरह से उसे ध्वस्त कर चुका है. तो उसे अब हम लोग मतलब रीग्रोन या रिप्लेस उसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो प्रकृति का होता है उसके बाद जो है आप उस तरह से उसका सौंदर्य वापस नहीं कर सकते हैं. उसी के बारे में कह रहा है कि रिबिल्ड नहीं किया सकता है. द कंपनी डू सिक्योर द रॉक फॉर्मेशन टू प्रिवेंट इरोजन एंड लैंड स्लाइड. कहता है कि द कंपनी डू सिक्योर कंपनी को ऐसा सिक्योर सुनिश्चित करना चाहिए कि रॉक फॉर्मेशन टू प्रिवेंट रॉक का जो फॉर्मेशन है उसको रोकने के लिए और इरोजन एंड लैंडस्लाइड मतलब कि जो आपके भूस्खलन और जो कटाव होता है उससे बचने के लिए कंपनी को क्या इसके प्रति सुनिश्चित करना चाहिए. ठीक है. बट देयर एफर्ट्स कैन नॉट रिक्रिएट द वन ब्यूटीफुल माउंटेन लैंडस्केप लेकिन उनका एफर्ट जो है कैन नॉट रिक्रिएट यानी जो विनाश हो गए हैं माउंटेन उसकी सुंदरता को वापस नहीं दिला सकता. फर्दरमोर और while companies are usually vigilant about securing the rock formation कहता है कि while companies are usually vigilant इसके प्रति क्या होता है
चूंकि चौकन्ने होती है, सिक्योरिंग द रॉक फॉर्मेशन के प्रति, दे सीम लेस इंटरेस्टेड इन रीस्टोरिंग द नेटिव वेजिटेशन, यानी कि कंपनी को देखा जाता है कि रीस्टोर करने में वह मतलब कि उतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। जैसे उनका काम है वहाँ से मतलब जो भी है खाद्यान्न काट लिए उसके बाद उसे रीस्टोर करने में कंपनी उतनी अपनी इंटरेस्टेड नहीं दिखाती है। नेक्स्ट इसमें कहता है आपका दे सीम लेस इंटरेस्टेड इन रीस्टोरिंग द नेटिव वेजिटेशन, एमटीआर ऑपरेशन क्लियर इनॉर्मस ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट। एमटीआर जो ऑपरेशन है, क्लियर मतलब बहुत विशाल रूप से फॉरेस्ट का क्या एक तरह से कहिए कि फॉरेस्ट की प्रणाली मतलब बनाने की प्रणाली बताती है। इन्वायरमेंटल हजार्ड यानी कि जो इन्वायरमेंटल पर्यावरण को जो नुकसान है, आर नॉट ओनली क्रिएटेड इन प्रिपेयरिंग अ माउंटेन टॉप फॉर माइनिंग, सिर्फ माइनिंग से ही नहीं है, दे आल्सो कंटिन्यू वंस द कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। जब आपके कोयला यानी कह सकते हैं कि कोयल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, कोयल जब कोयला एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो मतलब उससे भी नुकसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है दे आल्सो कंटिन्यू वंस द कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड आफ्टर द ब्लास्ट द एक्सेस माउंटेन स्टॉप्स व्हिच माइनर्स रेफर्स टू एज ओवरबर्डन। देखिए जब कोयला ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनिंग से होता है, जब कोयला का वहाँ पे क्रिएट किया जाता है, कोयला का जब कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट या एक्सप्लोजन होता है तो उससे भी जो है आपके माउंटेन को बहुत बड़ी क्षति होती है। किस तरह से होती है देखिए, ओवरबर्डन के रूप में इज यूजुअली डम्प्ड इनटू कहता है व्हिच माइनर्स रेफर टू एज द एक्सेस माउंटेन, व्हिच माइनर्स रेफर टू एज ओवरबर्डन। ओवरबर्डन क्या है, इज यूजुअली डम्प्ड इनटू नियर बाय वैलीज और स्ट्रीम्स। कहता है कि जब वहाँ पे एक्सप्लोजन के बाद जो उसके कचरे होते हैं जो विषैले भी होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, वैली घाटी और स्ट्रीम्स नदियों धाराओं में फेंक दी जाती है। द ओवरबर्डन कंटेन्स ए वैरायटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग एक्सप्लोजन रेसिड्यू सिलिका एंड कोल डस्ट। कहता है कि इसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे ऐसे अवशेष होते हैं, विषैले पदार्थ भी होते हैं, उसमें डस्ट होते हैं कोयला का, जो कंपनी एक्सप्लोजन के बाद उसे क्या वहीं पे कहीं वैली या एक्सट्रीम में क्या फेंक देती है। तो ये सब जो है आपके माउंटेन को मतलब कह सकते हैं इन्वायरमेंटल हजार्ड का कारण है। यानी सिर्फ आपका माइनिंग ही नहीं है, यानी कि माइनिंग के एज वेल एज माइनिंग और कह सकते हैं कि जो आपका कोयल का जो मतलब खनन है उससे भी आपके माउंटेन्स का बहुत नुकसान है, हजार्ड है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग विजिलेंट। विजिलेंट का क्या होता है, ध्यान दीजिए। विजिलेंट का आपका पैसेज से पूछ रहा है, इसका अपोजिट मीनिंग। विजिलेंट मतलब केयर होता है यानी चौकस चौकन्ना, तो यहाँ केयरलेस हो जाएगा, यानी फर्स्ट का हो जाएगा सी। सेकेंड नंबर है इन द अपलाचियन रीजन एमटीआर हैज कॉज्ड। क्या कॉज था सेकंड का, ध्यान दीजिए। सेकंड का आइए डी ऑप्शन पे, वाइड स्प्रेड डैमेज, सभी प्रकार से डैमेज है, सेकंड का डी, ठीक है। फर्स्ट का हो गया सी, सेकंड का डी। थर्ड है एमटीआर ऑपरेशन कॉजेज इन्वायरमेंटल हजार्ड्स बिकॉज, कॉजेज क्यों मतलब एमटीआर ऑपरेशन क्यों इन्वायरमेंटल के लिए नुकसान है, क्योंकि बोलिए, क्योंकि थर्ड का जो होगा आपका सी ऑप्शन पाइए, माउंटेन टॉप डंप्ड इन वैली एंड स्ट्रीम कंटेन टॉक्सिक सबस्टेंसेस, यानी माउंटेन डंप्ड यानी कि जो पूरे कचरे होते हैं एक्सप्लोजन के बाद वो कहाँ वैली और एक्सट्रीम में उसे फेंक दिया, डंप्ड कर दिया मतलब फेंक दिया जाता। तो इस तरह से आपके हो जाएंगे थर्ड का हो गया सी। 4 नंबर आइए, 4 नंबर है आपका आफ्टर द एमटीआर ऑपरेशन द माइनिंग कंपनी क्या करता है, तो आपका आफ्टर द एमटीआर ऑपरेशन द माइनिंग कंपनी सिक्योर रॉक फॉर्मेशन टू प्रिवेंट इरोजन। सिक्योर रॉक फॉर्मेशन का प्रिवेंट इरोजन मतलब इरोजन से बचने, भूस्खलन या कटाव से बचने के लिए ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह से आपके 4 का हो जाएगा बी, ठीक है। तो 1 का हुआ आपका सी, सेकंड का डी, थर्ड का सी एंड 4 का बी। पैसेज का आंसर है, आप पढ़ के और मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन 5 में है, कहता है दैट वाज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ। दैट वाज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी, ध्यान दीजिए यहाँ पे कहता है कि दैट वाज द मोस्ट
मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी, यूनिक अपॉर्चुनिटी की बात करिए। देखिए सबसे पहले अपॉर्चुनिटी, यूनिक अपॉर्चुनिटी यानी दैट वाज, सही है, दैट वाज तो सही है, द मोस्ट यूनिक। देखिए आप पढ़े होंगे कि यूनिक जो है ऑलरेडी आप पढ़े होंगे, डिग्री में हमने पढ़ाया हुआ कि कंप्लीट हो, आपको डिग्री में पढ़ाया हुआ कि कंप्लीट हो, यूनिक हो, कंप्लीट हो, यूनिक हो, या आपका स्क्वायर हो, सर्कुलर हो, इस तरह के जो वर्ड होते हैं आपकी कंप्लीट, यूनिवर्सल हो, ये जो भी वर्ड है कंप्लीट हुआ, स्क्वायर हुआ, यूनिक हुआ, सर्कुलर हुआ, यूनिवर्सल हुआ, ये खुद में आपके सुपर पावर है। दैट मीन्स यह सुपरलेटिव डिग्री के कैटेगरी में आता है। यदि इसको आप इसके पहले या तो मोर लगाते हैं, यदि आप मोर या मोस्ट लगाते हैं तो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ऑलरेडी सुपर पावर में है और इसमें मोस्ट लगाकर इसे सुपरफ्लूअस बना रहे हैं। सुपरफ्लूअस बनाकर आप जो है इसे गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिक के पहले न तो मोर और न मोस्ट आएगा। अब देखिए द मोर और द मोस्ट नहीं आएगा तो क्या आएगा, सिर्फ द मोस्ट को रिमूव कर दीजिए। यूनिक क्या है, यह साउंड से है, इसलिए क्या आ जाएगा, अयूनिक आ जाएगा। यानी द मोस्ट को रिमूव कीजिए और सिर्फ अ लगा दीजिए। तो याद रखिएगा कुछ ऐसे आपके एडजेक्टिव होते हैं जो ऑलरेडी सुपर पावर में होते हैं, जैसे आपका यूनिक हुआ, जैसे कंप्लीट हुआ, जैसे स्क्वायर हुआ, सर्कुलर हुआ, यूनिवर्सल हुआ, इस तरह के जो वर्ड होंगे, ठीक है। तो ये सभी आपके जो है ऑलरेडी सुपर पावर में। इसके पहले न मोर लगाइए न मोस्ट लगाइए, आप सिर्फ आप एडजेक्टिव की तरह यूज कीजिए, तो यूनिक में अ यूनिक अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। दैट वाज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ। 5 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, रिमूव कीजिए द मोस्ट और ए को ऐड कर दीजिए। 6 नंबर है देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। देयर इज नो प्लेस, ध्यान दीजिए जब हम बात करते हैं देयर इज नो प्लेस, प्लेस की बात कर रहा है इस कंपार्टमेंट में। मान लीजिए इस कंपार्टमेंट में आपके लिए जगह नहीं है। अब देखिए इस कंपार्टमेंट की जब बात हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, जब इस कंपार्टमेंट की बात हो रही है, यदि हम आपको कहें आप इस बेंच पे आते हैं और बोलते हैं बैठने के लिए, और मुझे कहना है कि इस पे जगह नहीं है, तो आपको बोलना पड़ेगा देयर इज नो रूम, यानी कहीं बैठने के लिए जगह खाली नहीं है। तो रूम उसको बोलते हैं, देयर इज नो रूम फॉर सिटिंग देयर, या देयर इज नो रूम क्या ऑन दिस बेंच, तो इस बेंच पे जगह नहीं है। जैसे आप सुने हुए क्रिकेट में कि मान लीजिए विराट ने जगह बनाकर मारा, यानी रूम बनाकर छक्का मारा, यानी ऐसा थोड़े वहां घर बनाया उसके बाद छक्का, यानी जगह बनाना। जगह होना या ना होना के लिए आपको इंग्लिश में प्लेस की आवश्यकता नहीं होती है, रूम की आवश्यकता होती है, और आपके रूम सही है, प्लेस का यूज नहीं होता। यानी कहना पड़ेगा देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। तो आपका 6 का हो जाएगा बी, ठीक है, रिमूव प्लेस एंड ऐड रूम। नेक्स्ट है सिली इज सुपीरियर देन बायरन इन हिज विजन ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए सुपीरियर देन, फिर आया डिग्री का ही क्वेश्चन है आपका, यहाँ आ रहा है सुपीरियर देन। ध्यान दीजिए सुपीरियर देन, चूंकि आप सीडी के बाद जनरली आप देन का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन आप सुपीरियर हो, जैसे आपके कुछ एडजेक्टिव बताए गए हैं जो सीडी ही है, लेकिन उसके बाद देन न लेकर क्या लेते हैं, टू लेते हैं, टू प्रीपोजिशन। जैसे आपका सुपीरियर हुआ, जूनियर हुआ, आपका सीनियर हुआ, ठीक है, इल्डर हुआ, प्रीफर हुआ, प्रीफरेबल हुआ, इस तरह से आपका प्रायर हुआ। ये जो भी आपके कंपैरेटिव डिग्री है, या देन न लेकर क्या लेता है, टू लेता है। तो जूनियर, सीनियर, इल्डर, प्रीफर, प्रीफरेबल, प्रायर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, ये आपके देन न लेंगे, टू लेंगे। तो इस तरह से आपके जो गलती है, देन को रिमूव कीजिए और टू को ऐड कीजिए। 7 का बी। 8 नंबर है दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी ऑफ प्रेज होता है, फिक्स प्रीपोजिशन है, वर्दी ऑफ प्रेज क्या हो जाएगा, वर्दी ऑफ, फिक्स प्रीपोजिशन है, याद रखना पड़ेगा, वर्दी ऑफ प्रेज। 8 का ए। 9 नंबर है इट इज आवर ड्यूटी टू गेट द ट्रूथ, यह मेरा कर्तव्य है क्या, सच्चाई पर जाना है, सच्चाई पर पहुंचना।
गेट एट मतलब किसी चीज पर पहुंचना, गेट एट मतलब किसी कंक्लूजन या किसी चीज पर क्या पहुंचना, किसी चीज के कंक्लूजन पे पहुंचना, गेट एट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा इट इज आवर ड्यूटी टू गेट एट। 9 का हो जाएगा डी। ठीक है, 10 नंबर है आई हैव नोन हिम अ लॉन्ग टाइम, और लॉन्ग टाइम से जान रहे हैं तो आपकी पीरियड ऑफ टाइम मतलब निश्चित टाइम है तो वहां पे सिंस, और आपके अनिश्चित है तो वहां पे क्या आ जाएगा, फोर आएगा। ऐसे भी हमने बतलाया है कि आप जब भी सिंस यूज कीजिएगा तो इसके बाद फिक्स टाइम आएगा, और फोर यूज कीजिएगा तो इसके बाद आपके पीरियड ऑफ टाइम आएंगे। और कभी भी न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए तो न्यूमरल एडजेक्टिव जब भी होंगे, जैसे आपके ए हो, जैसे आपका ए हो, एन हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये सब आपको आते हैं तो उसके पहले हमेशा याद रखिएगा 4 आएगा। ए एन 1 2 3 4 ये लगा हुआ है, उसके पहले सिंस और 4 पूछेगा, हमेशा 4 होगा। ठीक है, पीरियड को शो करता है, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वह हो जाएगा आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस तरह से 10 का 20। 11 नंबर है सी इज द क्लेवरेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट गर्ल। ध्यान दीजिए, आर्टिकल्स का क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि क्वेश्चन है कि सी इज द मोस्ट, सी द क्या है क्वेश्चन, कहता है कि सी द क्लेवरेस्ट एंड डैश मोस्ट ऑनेस्ट गर्ल। यही है, सी द क्लेवरेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट गर्ल। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आर्टिकल पूछ रहा है, ए होगा कि एन होगा कि द होगा कि नन होगा। नो आर्टिकल क्या होगा, देखिए आपका यहाँ पे जो रिप्लाई होगा क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है और यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री है। हमने बतलाया था कि एंड से जब डिग्री को ऐड करते हैं तो दोनों तरफ सेम डिग्री होगा, पीडी होगा तो पीडी होगा, सीडी होगा तो सीडी होगा, और एसडी होगा तो आपका एसडी ही होगा। अब बात करते हैं, आप पढ़े हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगाना है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट एक है, आपको यही बताएं कि नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट। एक व्यक्ति है तो आर्टिकल एक ही आएगा। देखिए एक सी, वह जो लड़की है, सिर्फ एक की बात हो रही है, वही क्लेवर है, वही क्या है, ऑनेस्ट है। तो व्यक्ति एक है तो आर्टिकल कितना होगा, एक। तो आर्टिकल इस केस में जब व्यक्ति एक हो और आपके एडजेक्टिव एक से अधिक हो, या तो सुपरलेटिव डिग्री हो, जैसे 2 है, तो आप पहले वाले के पहले आर्टिकल दे दिए द, आपको पूरा ओवरऑल आर्टिकल मिल गया। और इस तरह से यहाँ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति है, एक आर्टिकल मिल गया। इसी के बारे में क्लेवरेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, इस तरह से गलती नहीं करना है, मोस्ट देखकर आप आर्टिकल द मत लगाइएगा, क्योंकि एक की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट, 11 का हो गया आपका डी। 12 नंबर है आपका साइनोनिम ऑफ विंडिक्टिव। देखिए साइनोनिम ऑफ विंडिक्टिव का क्या होगा, विंडिक्टिव मतलब प्रतिशोधी। ठीक है, तो आपका विंडिक्टिव मतलब होता है प्रतिशोधी। स्ट्रेटेजिक मतलब होता है, आपको पता ही है, सामरिक किसी योजना। ट्रियम्फेंट मतलब होता है आपका विजयी। ठीक है, उसके बाद है आपका रिवेंजफुल मतलब क्या, रिवेंज नहीं बोलते हैं, रिवेंज मतलब बदला, प्रतिशोध। तो वही हो गया आपका प्रतिशोध, यानी विंडिक्टिव का साइनोनिम रिवेंजफुल होगा। 12 का सी डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या, प्रदर्शक नहीं होगा। 12 का सी एंटोनिम ऑफ फ्रूगल आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फ्रूगल मतलब होता है मित व्ययी, मतलब कम खर्चीला। तो इसका ज्यादा खर्चीला क्या होगा, तो आपको पता है एक्स्ट्रावेजेंट, तो आपका हो जाएगा उल्टा। 13 का सी गॉडी का मतलब होता है आपका क्या, भड़कीला। जनरस का मतलब होता है उदार, और चैरिटेबल मतलब दानशील। तो इस तरह से आपके 13 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका ये सी अबाउंडिंग इन आइसलैंड, मतलब सी समुद्र जो किससे, आइसलैंड से क्या गिरा हो, उसे हम लोग कहते हैं आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो मतलब होता है आपका, यहाँ देखिए 14 नंबर आर्कीपेलागो। ठीक है, द्वीप समूह। तो इस तरह से 14 का हो जाएगा वन वर्ड बी, 14 का बी। 15 नंबर है हु पेंटेड इट, वॉयस है, देखिएगा ये साइनो एंटो वन वर्ड आइडियम फ्रेज जो है आपको
कलेक्ट करके रिमेम्बर करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको कलेक्ट करके प्रैक्टिस कीजिए और याद आएगा। कोई ट्रिक नहीं होता है, थोड़ा बहुत ट्रिक होता है जो आपके एग्जाम में काम आते हैं, बाकी आपको लर्न करके प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। मीनिंग के लिए कोई ट्रिक नहीं होता, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपकी इंप्रूव होगी। हु पेंटेड इट, देखिए हु पेंटेड इट, हु पेंटेड इट क्वेश्चन मार्क है। देखिए आपको वॉइस का सबसे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या सब्जेक्ट, यही ना करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बी प्लस V3 होना जरूरी है, ये करते हैं। उसके बाद बी प्लस V3 100% वॉइस है तो पैसिव वॉइस है तो होगा, पैसिव वॉइस है तो होगा। यानी बी मतलब पहले ही बतला है कि बी 8 भाई है, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, बी, बीइंग और बीन। इसमें से आपका इस सिंगुलरी वर्ब में से कोई एक होगा, कोई आउट ऑफ इट वन मस्ट बी प्लस V3 होगा, तभी आपका पैसिव होगा। यानी 1 प्लस V3, इसमें से 1 अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू मान लीजिए सेंटेंस आपकी वर्ब एक जो है ऑक्सिलरी वर्ब होंगे और एक V3 आपका मेन वर्ब आएगा। अब देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान, क्वेश्चन भी किया है और हु मतलब कौन, कौन का रिप्लाई, यानी यह क्या है सब्जेक्ट का भी काम किया। पेंटेड V2 और इट क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो इट। आपको पता है पास्ट इंडिफिनिट में पैसिव क्या होता है, वॉइस में कभी भी टेंस की चेंजिंग, पर्सन्स की चेंजिंग, टेंस की चेंजिंग, पर्सन की चेंजिंग या सेंटेंस की चेंजिंग नहीं होता है। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव ही होगा। अब देखिए ईट ऑक्सिलरी वर्ब लेगा ना, आपके पास्ट इंडिफिनिट में पैसिव बनता है वाज वेयर लेकर ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो आपके ईट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो इधर आया वाज और ईट ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट बन गया, ये अपने पहले ए भी ले लिया। अब देखिए वाज इट पेंटेड, वाज इट पेंटेड। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट बाई होकर जाएगा। तो बाई होम में आप जो है लास्ट में न लिखकर कहां लिख देते हैं, ये स्टार्टिंग में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बाई होम इसलिए लिखा है कि बाई होम जाता है, इसलिए आपको स्टार्टिंग में बाई होम लिखते हैं। तो बाई होम वाज इट पेंटेड, देख लीजिए कहाँ है, बाई होम वाज इट पेंटेड। आपके डी ऑप्शन है, 15 का डी, ठीक है। कैसे हुआ समझिएगा, 15 का डी लास्ट नहीं लिखकर बाई होम शुरुआत में लिखते हैं, तो इस तरह से आपका क्या है सही है। या ऐसे भी कर सकते हैं, हु को यहीं पे छोड़ देते हैं, जैसे हमने लिखा हु वाज इट पेंटेड, पेंटेड और बाय क्वेश्चन मार्क, ये भी सही है। बाय लास्ट में गया, हु शुरुआत में ही रह गया, तो ये भी सही है, ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो 15 का हो गया आपका डी। 16 नंबर है, सीता सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन। नरेशन है, देखिएगा लेकिन नरेशन में कहता है सीता सेड टू मी क्वेश्चन मार्क सॉरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैन यू गिव मी योर पेन, कैन यू गिव मी योर पेन। देखिए कैन यू गिव मी योर पेन, कैन यू गिव मी योर पेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव मार्क्स। देखिए सीता सेड आप कैसे चेंज करिएगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में आएगा, क्वेश्चन है तो आस्क्ड हो जाएगा पास्ट में। कंजंक्शन क्या होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए, तो आपको पता है ये ऑक्सिलरी वर्ब कोई भी हो, पता है ना, ऑक्सिलरी वर्ब कोई भी हो तो इफ या वेदर का प्रयोग कर लेते हैं, इफ या वेदर का। यानी ऑक्सिलरी वर्ब कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब से यदि सेंटेंस दिया हो, रिपोर्टेड स्पीच यदि आपका क्या हो, यहाँ पे यदि ऑक्सिलरी वर्ब हो, इंट्रोगेटिव जो है ऑक्सिलरी वर्ब हो यस नो, तो आप जो है इफ या वेदर से क्या करिएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइएगा, दैट वगैरह नहीं, डब्ल्यूएच वगैरह नहीं, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, तो आपका एसर्टिव सेंटेंस बदल जाएगा, एसर्टिव बंद हो जाएगा, पर्सन का चेंजिंग होगा, टेंस वगैरह जो भी है चेंजिंग होगा। आपको ये भी पता है कि कैन का चेंजिंग किसमें होता है, फूड में हो जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सीता सैड का क्या हो जाएगा, सीता आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ ले लिया, ठीक है। एसर्टिव बनेगा, तो एसर्टिव का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट तब ए बी तब मेन वर्ब तब ऑब्जेक्ट, इस तरह से फुल स्टॉप। देखिए
सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट में आएगा तो क्या होगा, आई। कैन का क्या हो जाएगा, कुड दे, ठीक है। तो आई कुड दे, कुड के बाद क्या, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V1 गिव, और मी क्या है, वर्ब के बाद है क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है मी। तो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सीता क्या है, फेमिनिन है, स्त्री है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, गिव हर हो जाएगा, सी का हर, और उसके बाद हर योर पेन, योर क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यह किस अवस्था में है, पॉजेसिव अवस्था में है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो मी का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, माई। तो यहाँ पर क्या, माई और पेन हो जाएगा, ठीक है। यानी हो जाएगा सीता आस्क्ड मी इफ आई कुड गिव हर माई पेन, और फुल स्टॉप। ये सब ध्यान रखिएगा, पर्सन का चेंजिंग, टेंस का चेंजिंग, ठीक है। कंजंक्शन क्या आएगा, आपके रिपोर्टिंग में क्या आएगा, बहुत इजी है, सब समझिएगा, प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। तो इस तरह से आपके क्या हो जाएगा, सीता आस्क्ड मी इफ आई कुड गिव हर माई पेन। 16 का सी। 17 नंबर है फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही ओकेजन। तो ओकेजन का क्या होगा, देखिए ओकेजन का क्या होगा, तो लिख के देख लीजिए, पहले लिखिएगा क्योंकि वर्ड वही आएंगे जो आपको पता है, और गलती करते हैं। ओकेजन मतलब क्या, अवसर, और इस तरह से क्या, OCCASION होगा, OCCASION, OCCASION, ए हो जाएगा 17 का ए। नेक्स्ट है 18 नंबर प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइसिस। आपको पहले ही बताया है कि यदि नाउन का अंत लैटिन वर्ड है, यदि क्राइसिस यानी क्राइसिस का प्लूरल क्या होगा, ठीक है। तो क्राइसिस लैटिन वर्ड है, यदि IS से इंड हो, IS से इंड हो तो आई को किस में चेंज करते हैं, ई में, और एस लगा देते हैं, ठीक है। समस्याएं, संकट, क्राइसिस मतलब संकट, प्लूरल क्या हो जाएगा, क्राइसिस, ठीक है। एक्सिस तो क्या हो जाएगा इसका, एक्सेस। तो ये लैटिन वर्ड IS को ES में बदलते हैं और प्लूरल बन जाता है। तो इस तरह से क्राइसिस हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 18 का सी। नाउन फॉर्म ऑफ एडवाइजेबल, एडवाइजेबल मतलब एडजेक्टिव है, सलाह, एडवाइस। नाउन देखिए आपको पता होगा, एडवाइस बहुत एरर में भी आता है, एडवाइस सी लगा है तो नाउन है, और ADVIAC एस लगा है तो क्या है, वर्ब है। जैसे आप याद रखिएगा, IC एडवाइस नाउन है, एडवाइस यहाँ पे वर्ब है, एस लगा है तो वर्ब है, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। तो 19 का हो जाएगा आपका ए, एडवाइस। 20 नंबर है ईच इफ इट वाज वर्किंग हैड टू बी टेस्टेड टू बी श्योर, क्या होगा, आपके PQRS से सेंटेंस रीअरेंजमेंट। देखिए ईच आया है, आपको ईच फिक्स है, तो आप समझिए ईच किसका काम कर रहा होगा। देखिए ऐड करके देखिए ईच किसका काम कर रहा होगा, तो ईच आपका नाउन का काम कर रहा होगा, तो ईच के बाद क्या आया होगा, ऑफ, ऑफ के बाद क्या आया होगा, नाउन प्लूरल ये। तो देखिए ऐड करके देखिए, आप कहीं देखिए तो ईच के बाद ऑफ कहीं है, इस ऑप्शन में आइए, ईच ऑफ द मेनी प्लूरल आया, तो ईच ऑफ द मेनी, मेनी एडजेक्टिव है, उसके बाद क्या लेगा, नाउन प्लूरल लेगा। देखिए आपके सेंटेंस में दिए ईच ऑफ द मेनी, अब इसके बाद ऐड कीजिए, ये क्या हो गया आपका, कौन पार्ट है, ईच ऑफ द मेनी कौन पार्ट है, एस पार्ट है, और ये तो वन क्या है, फिक्स है। उसके बाद मेनी के बाद प्लूरल नाउन कहाँ है, पार्ट्स। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है पार्ट्स, इसके बाद मेनी के बाद नाउन पार्ट्स आया, कौन पार्ट है, आर पार्ट। उसके बाद कहता है पार्ट्स ऑफ द रॉकेट, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो गया आपका, एक के बाद एस से स्टार्ट हुआ, एस के बाद क्या आया, आर। देख लीजिए एस आर 2 से मिल जाएगा, तो आपके डी ऑप्शन है, SRQP। 20 का डी, SRQP, यानी कि ईच ऑफ द एनिमी पार्ट्स ऑफ, ईच ऑफ द एनिमी सॉरी ईच ऑफ द मेनी पार्ट्स ऑफ द रॉकेट। उसके बाद हैड टू बी टेस्टेड टू बी श्योर, उसके बाद इफ इट वाज वर्किंग, और उसके बाद परफेक्टली, वर्किंग परफेक्टली वर्ब के बाद आपका एडवर्ब आया है। तो 20 का हो जाएगा डी। तो इस तरह से सेट 3 कंप्लीट हुआ। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल, आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पे आप पूछ लीजिएगा। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं कल सेट 4 के साथ, शेयर कीजिएगा जरूर, थैंक यू।